ट्यूशन पढ़ ली है क्या पढ़ रहे हैं अभी पाकिस्तान की? कहाँ तक पहुँचे? 199 पढ़ लिया हुआ यानी। अच्छा, ये रिट क्या भला होती है, कोई दोस्त बता सकता है? रिट्स क्या चीज़ होती है? हम 234 तक पहुंच गए हैं, तो रिट्स तो फिर डेफिनेटली पढ़ी होंगी। मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि मेरी वकालत 70% रिट्स पर मबनी है। मेरी वकालत कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ एक आर्टिकल के ऊपर मबनी है। आज सुबह 3 मुकदमे जो मैंने किए, तीनों के तीनों रिटें थी। कौन सा आर्टिकल लगता है रिट पे? वो क्या बुला है 199, आर्टिकल 199। रिट क्या चीज़ होती है, कोई बता सकता है आप? बिकॉज आप दोस्तों ने तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ी होगी, उसमें वहाँ इसका ओरिजिन वैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। अमेरिका के अंदर भी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मार्बरी वर्सेस मैडिसन का किसी ने मुकदमा पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो क्या बुलाती, उसमें क्या हुआ था मार्बरी वर्सेस मैडिसन के अंदर? अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये था कि वहाँ पे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक उसके अंदर होल्ड ये किया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर मौजूद है कि के पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को वो स्ट्राइक डाउन कर सकती है। यहाँ पे भी बीच में है रिट्स के अंदर की पावर्स के अंदर एक ये है कि आप कानून को भी इलीगल डिक्लेयर करवा सकते हैं। और रिट्स किसके खिलाफ होती है? मैंने क्या भला है बीच में? जट की बात करनी चाहिए, टेक्निकल बातों में नहीं जानी चाहिए। क्या चीज़ है ये रिट? क्या हाँ हाँ, रिट कर दी का क्या मतलब है? कर सकते हैं तो क्या मतलब? रिट कर सकते हैं क्या मतलब? कहाँ पे तो एप्लीकेशन दे दी तो क्या फ़ायदा हुआ? कौन एक्शन लेगा? जजेस से आप ऑर्डर लेंगे, और जज के ऑर्डर जो होता है उसको रिट बीच में कंसिडर किया जाता है कि अ रिट मे बी इशू टू दीज वेरियस डिफरेंट अथॉरिटीज़। रिट का एक तरीके से आप उसको कह सकते हैं तगड़ा ऑर्डर। सिविल कोर्ट के भी ऑर्डर्स होते हैं, एलडीए वाले उठा के उसके बावजूद बिल्डिंगें तोड़ के चले जाते हैं, मगर रिट की अगर वायलेशन हो तो एक्चुअली कंटेम्प्ट के अंदर भी बंदे को किया जा सकता है। 204 जब आप बीच में 203 204 पढ़ें। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसके अंदर करने के लिए कि आर्टिकल 199 के अंदर ये 4 किस्म की रिट्स होती हैं। ये क्या बीच में भला है, क्या मामला होता है ये? फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ अ रिट? इसका ये रिटन ऑर्डर बाय सुपीरियर कोर्ट कमांडिंग द पार्टी टू होम इट इज़ एड्रेस्ड टू परफॉर्म और सीज टू डू अ स्पेसिफाइड एक्ट। यानी कि इसको कोई मुझे दोस्त बताए इसको वकालत का ताज क्यों कहा जाता है? मैंने अभी यहाँ से हटने से पहले कहा कि लाइसेंस टू किल होता है एक तरीके से आपसे। किसी को क्या मतलब? हबीब बैंक वाले मुझे तंग करें, मैं उनके खिलाफ रिट कर दूंगा। बैंक अगर हो, कोई प्राइवेट पार्टी हो, प्राइवेट पार्टी के खिलाफ रिट होती नहीं है। बिकॉज इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस रिट की खूबसूरती और अंडरस्टैंड करने की। आर्टिकल 199 आप सारे बीच में झिझक रहे हो, 199 जाके गौर से पढ़िए, क्योंकि 199 के ऊपर अभी तो नहीं, आपको अगले 2 साल के लिए तो नहीं, मगर कि उसको कहते हैं आपकी वकालत कम अज़ कम अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी 80% वकालत सिर्फ एक आर्टिकल पर मबनी होगी। उसको आपने सीख लिया, उसका गोरा आपने हासिल कर लिया, तो आपको कोई बंदा चित कर ही नहीं सकता रिट्स के बारे में। यू विल एक्चुअली हैव अ वेरी गुड, और प्रैक्टिकल फ़ायदा ही कमाई अच्छी होगी। हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर आप बीच में काम करोगे तो आर्टिकल 199 की ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, एग्ज़ाम की हद तक तो है। बट मैं आपको बता रहा हूँ 3 मुकदमे मेरे तीनों के तीनों एक्चुअली आज जो जिनमें मैं पेश हो रहा था रिट्स थी। पहला मुकदमा कोऑपरेटिव सोसाइटी के जज के ख़िलाफ़ बीच में रिट हमने जमा करवाई हुई है कि 8 वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ जो कि गुलबर्ग के अंदर अरबों की प्रॉपर्टीज़ हैं वो गलत तौर के ऊपर एक्चुअली पीसीबीएल वालों ने ले ली हैं, वो तो मेरी क्लाइंट की हैं। मैं अपनी रिट जीतता हूँ तो मेरे क्लाइंट को 1 अरब 1.5-2 अरब की प्रॉपर्टी मिलती है। पावर ऑफ द रिट, अंडरस्टैंड दिस, एक्चुअली दिस इज़ व्हाट यू कैन गो अहेड एंड डू विद दिस। दूसरी रिट पिटिशन आज जो लगी हुई थी
कि जी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट जो बना हुआ है, पूरा इदारा बना हुआ है, ये गैर आइनी है। ये तो बनाने की पावर सिर्फ एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट के पास मौजूद है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो बना ही नहीं सकता। ये रिट मैं जीत जाता हूँ तो क्या असर पड़ता है? एक कानून जिसको पार्लियामेंट ने, प्रोविंशियल असेंबली ने यूनानिमसली पास किया है, मैं मोहम्मद अहमद की यूँ चित करवा देता हूँ, वो कानून बेमानी हो जाता है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन पूरे पंजाब के अंदर सारे मुख्तलिफ बंदों को पकड़ धकड़ कर रही है, उनकी सील कर रही है, वो ख़त्म हो जाती है। किस तरीके से कि मैंने एक रिट का 5 सफ़ों की एक्चुअली रिट बना के एनेक्सेस लगा के बीच में जमा करवाई है, और मैंने कोर्ट की पावर इस्तेमाल करके, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज लाइसेंस टू किल, और ये पावर आपके पास मौजूद है। एक्सरसाइज तो जज करता है, मगर योर एबिलिटी टू एक्चुअली मेक अ चेंज, कसूर के मुकदमों के अंदर 18 साल से बंदे एक्चुअली उनको 90 दिन के कॉन्ट्रैक्ट दे के उनको परमानेंट ना करना दे, परमानेंट ट्यूबवेल ऑपरेटर्स, ये गरीब सारे के सारे कि जी परमानेंट ना कहीं गवर्नमेंट को करना पड़ जाएगा और इनको पेंशन ना कहीं देनी पड़ जाए। एक रेट जमा करवाई, कसूर के अंदर से 450 बंदे को एक्चुअली आज पेंशन मिल रही है। बतौर वकील आप जो चीज़ कर सकते हो, जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी पावर है, इज़ अनइमेजिनेबल, एंड दिस इज़ एक्चुअली व्हाट यू नीड टू एक्चुअली लाइक अबाउट दिस प्रोफेशन। और ये जो आपकी है, इनको इस पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को पढ़ो। अगर 199 वैसे ही नज़रों से बीच में गुजर गया कि हाँ जी रेट्स होती हैं वगैरह, दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज़ कि आपको क्या इसका फ़ायदा होता है और आपके क्लाइंट को किससे क्या फ़ायदा होता है, और इसको इस्तेमाल करके आप क्या क्या चीज़ें बीच में कर सकते हो। एंड दिस इज़ द कूलेस्ट एंड दिस इज़ द मोस्ट एक्चुअली अमेजिंग थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, कि कोर्ट की जो पावर है वो आप किस तरीके से बीच में बतौर वकील यूज़ करते हैं। सो ये प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए कि आर्टिकल 199 क्यों इम्पॉर्टेंट था और क्यों आपको बीच में दोबारा जाके आपको पढ़ना चाहिए इसको। मैंने ये भी आपके सामने कहा, दोस्तों के सामने, कि 2 साल के अभी तो आपको कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा, रेड शीट का 2 साल के बाद होगा। क्यों? किसका? हाई कोर्ट के अंदर ये वाली जो पटिशन है, ये हाई कोर्ट में सिर्फ हो सकती है। ये सुपीरियर कोर्ट्स, जो ऊपर वाले कोर्ट्स होते हैं, उनके पास ये पावर्स मौजूद हैं। तो इनिशली तो आप सिविल कोर्ट्स वगैरह के अंदर ही बीच में करेंगे, मगर ये वाली जो पावर है, इसके अंदर एक और चीज़ भी कंसिडर की जाती है कि इसके अंदर इसका और सिविल सूट में फ़र्क क्या होता है? कोई दोस्त बता सकता है? सिविल सूट 6, 7, 8 साल के लिए चलता रहता है, उसमें एविडेंस देनी पड़ती है, उसमें इश्यूज फ्रेम होते हैं, सीपीसी में आप पढ़ेंगे। रिट पिटिशन के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आप कानूनी नुक्ते के ऊपर इलीगल चीज़ कोई दिखाते हैं कि इस कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, फैक्चुअल डिस्प्यूट्स यहाँ पे नहीं आते, इसकी हुई है और उसके ऊपर 6 महीने, साल के अंदर डिसीजन हो जाता है। यहाँ पे 7-8 साल कहीं और लग, प्लस हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है, प्लस नहीं माना जाएगा तो कंटेम्प्ट आप बीच में उनके खिलाफ दाखिल करेंगे। तो दिस इज़ द कूल थिंग, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस। तो दोस्तों के साथ देखें, ये क्या बलाएँ लिखी हैं? सर्चर हो रहा है, मैंडमस, प्रोहिबिशन, डिक्लेरेशन, हेबियस कॉर्पस, को वारंटो, 6 रेट्स होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं? पढ़ा है? कोई बता सकता है कि सर्चर हो रहा है क्या होता है? मैंडमस क्या होता है? प्रोहिबिशन, डिक्लेरेशन, हेबियस कॉर्पस क्या होता है? वो तो पता होगा। ये को वारंटो ही पता होगा। बीच में आजकल हर वक्त चीफ साहब को वारंटो करते रहते हैं पाकिस्तान। ये को वारंटो, ये देखिए, ये हैं तो ऐसे लैटिन के बेसिकली वर्ड्स, एक्चुअली कम्स 4 ऑफ them are। जट की बात ये है कि बीच में नाम थोड़े से डराने हैं, बात इसमें कुछ भी नहीं है। कोई जनरली मुझे बीच में पता है कि रिट्स के आपके ख्याल में किन नौयत की होनी चाहिए, किस किस्म की हो सकती है? गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कर रहे हैं तो लेट्स थिंक अबाउट इट। गवर्नमेंट ने कोई चीज़ कर ली, आपने कहा गलत की, यानी उस चीज़ को ख़त्म करें, उसके लिए पहली वाली आती है सर्चर हो रहा है। उसका मतलब है जो चीज़ उसने की है उसको क्वॉश करना, ख़त्म कर देना, दैट्स नोन एज सर्चर हो रहा है। मैंडमस का मतलब होता है, मैंडेटरी का क्या मतलब होता है? कि लाजमी है कि ये चीज़ करनी है। अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज़ करनी है और गवर्नमेंट वो चीज़ नहीं कर रही, गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस में आता है
और आपने ऑर्डर ये लेना है कि जी वो चीज़ करे, तो उसको कहते हैं वो मैंडमस का ऑर्डर है, राइट। दो चार ही चीज़ें हो सकती हैं, कोई कर ली चीज़ गलत है ख़त्म करो, या वो करने लगी है तो आप उसको कहो कि जी करने ना दें, वो हो गई प्रोहिबिशन। या अगर उसने वो कोई चीज़ कर नहीं रहे तो आप उनको कहें कि करें, उसको कहते हैं कि ये मैंडमस। और अगर आपने वैसे कोई डिक्लेयर करवाना है, आपने उसको फर्दर ऑर्डर्स नहीं करवाना है कि ये यूँ होना चाहिए वो होना चाहिए, वो डिक्लेरेशन बीच में कंसिडर होती है। उसके आगे जाके दो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बीच में रिट्स मौजूद हैं यहाँ पे, हेबियस कॉर्पस क्या होती है जी, आपसे भेजा क्या होता है जी, बता सकता है? यार हेबियस कॉर्पस ही है, खुदा न खास्ता आप में से किसी का हो गया, आपके रिश्ते आपको उठा के जाके अंदर कहीं पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। आसमा जहांगीर की क्यों अभी इतनी तारीफ वगैरह होती है, और क्यों बीच में अभी तक उनके फौत होने के बाद भी एक्चुअली लोग उनका ख्याल वगैरह करें? उन्होंने हर बंदे के लिए बीच में जाके बीच में इसमें ऐसे मामलात में स्टैंड लिया। और हेबियस कॉर्पस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि जी यहाँ पे पाकिस्तान में क्या बीच में अजाब है, ये गलत चीज़ है, और आप क्यों एक्चुअली जो वकील बनोगे कि आप दूसरों से एक लेवल ऊपर हो गए, आपको क्यों ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी? क्योंकि आपके पास एबिलिटी है हेबियस कॉर्पस को कोर्ट में दाखिल करने की। पुलिस वाले यहाँ पे उठा के ले जाते हैं बंदे को, आप हेबियस जमा करवाते हैं, आप कहते हैं, और फ़ौरन ही एक्चुअली पुलिस वालों को बुलवाया जाता है और कहा जाता है बताओ कि किस मद के अंदर इस बंदे को पकड़ के आपने अपने पास रखा हुआ है, इस बंदे की रिकवरी करवाओ। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी, प्रोड्यूस द पर्सन, उस बंदे को लेके आओ। कोर्ट के तहत जहाँ पे आप बीच में जाके मिन्नतें तरला वगैरह करो, कोर्ट का जब ऑर्डर जाता है तो उनको लेके आना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि या तो उनको ये कहना पड़ेगा कि इसके खिलाफ ये फलां पर्चा हुआ है, या उस बंदे को छोड़ना पड़ेगा। अगर गैर कानूनी तरीके से उन्होंने रोक के रखा हुआ, दिस इज़ योर एबिलिटी। थानेदार से आप ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप क्या उसको कहते हैं अफसरशाही से स्ट्रांग हो। अफसरशाही का जो बीच में एक ब्यूरोक्रेट का ऑर्डर उसने लिख लिया, वो क्या जानता है आम बंदे को, बीच में एक ब्यूरोक्रेट, मगर आपके पास एबिलिटी मौजूद है कि आप उसके ऑर्डर को रद्द करवा सकते हैं, आप उसके खिलाफ कंटेंट में जा सकते हैं, आप उसकी प्रोडक्शन बीच में करवा सकते हैं, उससे लकीरें निकलवा सकते हैं। दैट इज़ वाई लॉयर्स, और वो आप अपनी नॉलेज की बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, आपकी एबिलिटी और क्वालिफिकेशन, दैट इज़ वाई यू आर सपोज टू एक्चुअली एंजॉय द। और को वारंटो क्या होता है? को वारंटो और भी ज़बरदस्त आपके पास ड्रॉनी पावर है। वो क्या होती है? को वारंटो के तहत का मतलब होता है कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ कुर्सी पे क्यों बैठा हुआ है। आप को वारंटो के तहत प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई करवा सकते हैं, आप को वारंटो के तहत अपना मेयर यहाँ पे बीच में फारिग करवा सकते हैं, आप को वारंटो के तहत कोई बीच में बंदा MNA, MPA, पब्लिक ऑफिसर, DC, उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, डबल ड्यूल नेशनैलिटी है, को वारंटो में ऑब्जेक्शन डाल के करोगे तो तुम तो क्वालिफाइड ही नहीं हो उस कुर्सी के लिए, and you can actually get those people removed as well. So when you understand, when you start looking at law, आप जब कानून बीच में पढ़ते हो, look at the possibilities in आपको क्या बीच में इसमें मिल रहा है, आपको क्या एबिलिटी मिल रही है, इसको इस्तेमाल करके आप क्या अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए क्या हासिल कर सकते हैं। आप शोहरत कमाओगे, आप कमाई भी आपकी होगी, आपके क्लाइंट को ये मिलेगा, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन मेक अ डिफरेंस। इसीलिए एक्चुअली, और इसलिए भी एक्चुअली पुलिस वाले हमारे से डरते हैं कि हम वैसे भी पिटाई वगैरह करते हैं, लेकिन ये वाली पावर्स भी हमारे पास मौजूद हैं करके। हाँ वही ना, रिट के अंदर हेबियस कॉर्पस वगैरह का तो ये है कि अगर आप बीच में अगली सुबह ही आपको बीच में करना पड़ेगा, या फिर आप अपने पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह की तरफ या उन चीज़ों के ऊपर आप बेसिकली जाओगे। नेक्स्ट मॉर्निंग आप ये करोगे, कोर्ट का बेलेफ जाएगा उस बंदे की रिकवरी करवाने के लिए। सो अब दिस इज़ व्हाट यू डू। डिपेंड करता है आप किस तरीके से, जज कितना इंटरेस्ट बीच में लेता है, क्या करता है, 3 दिनों की बीच में नोटिस वगैरह देता है, क्या उसको कम से कम चला तो जाएगा, उनको ये पता तो ये चल जाएगा ना कि ये प्रोड्यूस तो करना ही पड़ना है, तो फिर मार कुटाई और ये वो वगैरह चीज़ भी एक्चुअली कंट्रोल हो जाएगी। तो उस बंदे ने आके जज के सामने तो बोलना ही है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर को वारंटों के अंदर ये है कि बंदे को तो पकड़ के बंद किया होता, पिटीशन कैसे हो जाएगी?
इसमें आप आगे जाके अभी जब अल्फाज वगैरह भी हम पढ़ेंगे बीच में रिट के बारे में, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है एनी पार्टी, अग्रीव्ड का वर्ड नहीं लिखा हुआ, बल्कि लिखा हुआ है, एक सेकंड मुझे चेक कर ले लीजिए, गलत मैं आपको गाइड करता फिर मैं, कहाँ गया यार हेबियस का, वेयर एन आपले एक आ गया, एनी पर्सन लिखा हुआ एग्जैक्टली। अभी आपको मैं कैसे बीच में पढ़ाऊँ, यहाँ पे आप सारे दोस्तों के सामने किताब पढ़ी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह मंगवा लें अगर आप बीच में करके, बिकॉज आर्टिकल 199 पढ़ लें थोड़ा सा। ये तो मैं आपको टेक्निकल चीज़ों वगैरह की बीच में बात वगैरह बता रहा हूँ ना। आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो शुरू कर होता है कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। इधर रुक जाएं, ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब है और हाई कोर्ट का क्या मतलब है, इससे क्या पता चलता है आप बतौर वकील? ये ज्यूरिसडिक्शन और हाई कोर्ट की है, यानी कि ये पिटिशन आप 199 की पिटिशन आप सिविल कोर्ट में नहीं जमा करवाएंगे, आप बैंकिंग कोर्ट में नहीं जमा करवाएंगे, और ये लिखा हुआ है ज्यूरिसडिक्शन यानी पावर है हाई कोर्ट की। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है एक लिमिटेड पावर, इसके यानी कि ज्यूरिसडिक्शन के लफ्ज़ से ये पता चलता है इस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आओगे तो तुम सब कुछ कर सकते हो, इस ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकलोगे तो जज कहेगा मैं नहीं कर सकता। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड ज्यूरिसडिक्शन एंड ऑफ द हाई कोर्ट के दिस गिव्स टेल्स यू द पैरामीटर्स जिसके तहत आप हाई कोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फेवर में ऑर्डर दिलवाने के लिए। सो फर्स्ट वर्ड, अब आप तो बीच में वैसे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट का टाइप पढ़ लिया, मैंने बतौर वकील पढ़ा, तो मुझे इसका ये पता चला कि यार इसके अंदर होगा लिमिट्स, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है, यानी कि जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो मैं बीच में अपनी पिटिशन में डालूंगा तो मेरी पिटिशन मेंटेनेबल होगी, अदरवाइज जज ने उठा के फेंक देना कि मेरे से क्या बीच में ताल्लुक़ है। और दूसरा ये है ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि ये होगा हाई कोर्ट, ठीक है। आगे अब आप दोस्तों के सामने पढ़ा हुआ है आर्टिकल 1 कोई पढ़ दे यार, मुझे 199(1) पढ़ दे कोई। है रुक जाए ना जी, मैं बीच में इतनी तेज़ी नहीं, मैं बहुत स्लो हूँ एक्चुअली, आहिस्ता आहिस्ता ही मैं करता हूँ, आप तो इतने तेज़, आपको आई एम श्योर आपको समझ आ रही होगी सारा कुछ। ये सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब? नहीं, सब्जेक्ट का मतलब होता है मातहत। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे शुरू मातहत, कॉन्स्टिट्यूशन से मातहत, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो दूसरे क्लॉजेज हैं वो इन क्लॉजेस के ऊपर फौकियत रखते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई बार्स मौजूद हैं कि जी इन चीज़ों के बारे में कोर्ट्स नहीं पूछेंगे या ये करेंगे, तो वो एक्चुअली आर्टिकल 199 के ऊपर लागू नहीं होंगे। आर्टिकल 212 फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन का है, सर्विस ट्राइब्यूनल के बारे में बात करता है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्विस ट्राइब्यूनल, सर्विस लॉज के मामलात, सिविल सर्वेंट्स के मामलात सर्विस ट्राइब्यूनल में जाएंगे, तो वहाँ पे उसका मतलब ये है कि ये वाला आर्टिकल 199 सर्विस मामलात में नहीं हो सकेगा। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब है कि वो लिमिटेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और जगह पे भी लगाई जाएं और आर्टिकल्स के अंदर 199 उसके मातहत है। सो इसलिए ये वाला एक इनिशली इसको यूँ पढ़ा जाए। आगे पढ़िए जी, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। रुक जाएं जी, फिर आप तेज जा रहे हैं। हाई कोर्ट हो गया, यानी कि एक हाई कोर्ट कर सकता है, इस पर भी यही बात होगी, केड़ा हाई कोर्ट? मुल्तान बेंच, लाहौर बेंच, बहावलपुर बेंच, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, कौन सा? वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसके अंदर के प्रोविंशियल ये बीच में है पावर, प्रोविंसेस के अंदर हो रहा है, तो वो मामला अगर इस प्रोविंस के अंदर हो रहा है तो फिर आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैठ के लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बैठ के आगे जाके देखोगे मैं सिंध में होती हुई चीज़ को नहीं रुकवा सकता, अनलेस एक्चुअली सिंध में जो चीज़ हो रही है वो पंजाब में भी उसका असर फील हो रहा हो। उस पर ज़्यादा टेक्निकल करने की नहीं कोशिश। हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट कर सकता है
मे का क्या मतलब है? यानी वो क्या होता है? हाँ हाँ, उनकी मर्जी, उनको आप डिस्क्रेशन का मतलब है मे। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी और उसके बावजूद भी आप बीच में जाके देखेंगे वो और भी कहते हैं कि जी आपका कॉन्डक्ट ही नहीं अच्छा, आप बीच में फ्रॉडुलेंट, पहले कोर्ट से आपने फलां चीज़ छुपाई हुई है, ये किया हुआ है, आपका बनता होगा कि इसलिए फिर भी हम आपको नहीं देते। मे के अंदर भी मे का मतलब ये कि इट्स नॉट मैंडेटरी। आगे क्या लिखा है जी? हाँ आगे चलो, कुछ नहीं अगला, ठीक है, इतना भी आहिस्ता ना चलो यार। इफ इट इज इस तरीके से कितने रोकेगा मैनू करके, इस तरीके से साथ चलता है। इफ इट इज सेटिस्फाइड, ठीक है, यहाँ पे पहली चीज इट हैज टू बी, द कोर्ट हैज टू बी, यानी इनके हाई कोर्ट, इट इज सेटिस्फाइड दैट नो अदर एडिक्वेट रेमेडी इज प्रोवाइडेड बाय लॉ। रुक जाइए यहाँ पे, एडिक्वेट रेमेडी प्रोवाइडेड बाय लॉ का क्या मतलब? रेमेडी नहीं, अच्छी एडिक्वेट होनी चाहिए कि इफेक्टिव होनी चाहिए। और यहाँ पे एक्चुअली आगे जाके आप बीच में देखेंगे एफिकेशियस का वर्ड भी यूज़ किया गया है कि महंगी भी नहीं होनी चाहिए, टाइम भी नहीं लगना चाहिए कि हाँ अपील की कानून। और कहाँ पे प्रोवाइड होती है ये? अगर कानून के अंदर आपने एक ऑर्डर लिया, उसी कानून के अंदर अपील की रेमेडी मौजूद है, तो जज को पहले, इससे पहले कि वो आपके फेवर में ऑर्डर करेगा, ही हैज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ के नो अदर एडिक्वेट रेमेडी इज़ अवेलेबल इन एनी अदर लॉ। यानी कि अपील की रेमेडी आपको नहीं अवेलेबल, रिवीजन की रेमेडी आपको अवेलेबल नहीं, आप कहीं और नहीं बीच में मुकदमा कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल अपील की रेमेडी मौजूद है, आप, मैं वकील हूँ, मुझे पता है कि फ़लाँ सेक्शन के अंदर लिखा हुआ अपील की रेमेडी मौजूद है, तो मैंने फिर भी रिट करनी, मैं क्यों सिविल कोर्ट जाऊँ, मुझे हाई कोर्ट में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो वो आप केस को कहते हैं, आप क्या कैसे आर्ग्यू करेंगे? अगर आपको पता है नीचे अपील की रेमेडी अवेलेबल है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? ये पढ़ा ना जी, आपके सामने लिखा हुआ है, इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट नो अदर एडिक्वेट रेमेडी इज प्रोवाइडेड बाय लॉ। कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है? एडिक्वेट का वर्ड इंपॉर्टेंट है। फिर आप कहेंगे हाँ जी रेमेडी तो अवेलेबल है मगर इट इज़ नॉट एडिक्वेट। यहाँ पे तो एक्चुअली बीच में आग लगी हुई है, ये एक बीच में अर्जेंसी का बीच में मामला है, यू नीड टू एक्चुअली टेक इट अप राइट नाउ इमीडिएटली। तो वहाँ पे या फिर आपको दो तीन और आगे आप बीच में जाके दें कि इट इज़ नॉट एडिक्वेट बिकॉज वो बंदा बायस्ड है, अपील में जिसके पास जा रहा है कि ये प्रोसीडिंग्स मैला फाइडे की बुनियाद के ऊपर हुई हैं, वो साबित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। या फिर एक्चुअली कहा जाता है कि पहला ऑर्डर ही एक्चुअली विदाउट ज्यूरिसडिक्शन है, कि माना कि ये वाला ऑर्डर मैं आया हूँ जिसके खिलाफ इस कानून में लिखा हुआ है कि अपील हो सकती है, लेकिन पहला ऑर्डर ही गलत था, वो बंदा कर ही नहीं सकता था। कि फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ कि डिप्टी कमिश्नर सिर्फ एक ऑर्डर कर सकता है और ऑर्डर कर दिया वो असिस्टेंट कमिश्नर ने, तो अब क्या उस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील में जाके वो तो आप उसी गलत ऑर्डर को ही बीच में कंटिन्यू करवाएंगे। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में कि उस आदमी के पास पावर ही नहीं थी ऑर्डर पास करने की, यू कैन से कि जी दिस इज़ नॉट एन एडिक्वेट एफिकेशियस रेमेडी, इसकी यहाँ पे इट्स एन ऑर्डर विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, आप वहाँ पे भी बीच में कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इससे आपको क्या बीच में पता चल गया? दो तीन चीज़ें आपने यहाँ पे पहले जुमले पे रोक जाए। रिट पिटिशन आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, राइट, पहले भी हमने बात की थी। रिट पिटिशन के टाइटल में क्या होगा? सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा? ये लिखा हुआ है अ हाई कोर्ट में, तो सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे? इन द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, या इन द लाहौर हाई कोर्ट, जहाँ पे भी आप बीच में करें टाइटल। आपको मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इन आर्टिकल से आपको कैसे पता चल रहा है कि आपने पिटिशन में क्या लिखना है, राइट, ये पता चल गया। उसके नीचे आप लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पिटिशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट ऑर्डर डेटेड सच एंड सच, ठीक है, ये चीज़ आपको। अब और क्या लिखा? अ हाई कोर्ट में इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट नो अदर एडिक्वेट रेमेडी इज़ प्रोवाइडेड बाय लॉ। इसमें एक पैराग्राफ आप ये भी लिखेंगे कि दैट देयर इज़ नो अदर एडिक्वेट रेमेडी प्रोवाइडेड बाय लॉ, ये करके फलां रेमेडी इज़ अवेलेबल हाउएवर सिंस द ऑर्डर इज़ विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, या सिंस दैट रेमेडी इज़ नॉट एडिक्वेट देयरफॉर द रिट पिटिशन इज़ मेंटेनेबल। ये चीज़ें नहीं लिखेंगी तो जज उड़ा देगा। तो यू हैव टू एक्चुअली राइट डाउन दीज थिंग्स, और ये सारे मैजिक चीज़ें आपको पता चल रही हैं। आपने तो नहीं कोई ज़िंदगी में रिट पिटिशन देखी, मगर देखें आप ये, अगर आप चूँकि ये आप लॉ को क्लोजली पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आई जा रही है कि मुझे ये चीज़ भी लिखनी है, मुझे ये चीज़ भी लिखनी है।
और लिखा हुआ सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी आर्टिकल्स भी आपको पढ़े होने चाहिए ताकि आपको पता हो कि जी आपकी कोई बार वगैरह नहीं है, कोई लिमिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें नहीं लगाई हुई। आगे लिखा हुआ है ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एनी अग्रीव्ड पार्टी, यहाँ पे रुक जाए, एप्लीकेशन यानी कि लिखी फॉर्म में जाएगी। इसको अमूमन वैसे हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में पटिशन का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है। रिट पटिशन आप जमा करवाते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एप्लीकेशन का वर्ड है। कौन जमा करवाएगा? एनी अग्रीव्ड पार्टी मेक एन ऑर्डर। पहले इधर रुक जाइए, यानी कि अग्रीव्ड पार्टी क्या होता है जी? बिकॉज आप आगे जाके पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल इसका अगर आप बी पढ़ें ना जी, ये तो आपको ए पढ़ा रहा हूँ, अब बी में लिखा हुआ ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन, यहाँ पे अग्रीव्ड लिखा हुआ है और पार्टी भी लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है एनी पर्सन। ये क्या फ़र्क है? ये तीन बलाएं अलग अलग क्या हैं? जिसके राइट की वायलेशन हो वो अग्रीव्ड हो गया। उसके ऊपर ये नहीं कि उसका रिश्तेदार भी नहीं कर सकता, और वो क्या उसको कहते हैं कि जो हमसाया भी नहीं कर सकता, यार मैंने नहीं अच्छा लगता कि इस तरीके से बीच में इसके साथ ये चीज़ हो रही है। वो अगर उसको खुद कोई मसला नहीं है बंदे को, तो कोई और बंदा ये बीच में रेमेडी अवेल करने के लिए नहीं आ सकता। को अग्रीव्ड हो गया। पार्टी का क्या मतलब है? वहाँ पर नीचे तो पर्सन का वर्ड यूज़ हुआ। पर्सन और पार्टी में कोई फ़र्क बता सकता है? तो पार्टीज भी एनी लिखा हुआ, दोनों में एनी पर्सन, यहाँ पे भी सिंगुलर लिखा हुआ है। पर्सन्स भी हो सकता है, पीपल्स भी हो, पार्टीज भी हो सकता है। पार्टी और पर्सन में क्या फ़र्क है आपके ख्याल में? नहीं, वो तो आगे जाके ये तो है। और ये करने वाले के बारे में लिखा हुआ है, ये जिसके खिलाफ हो रहा है उसके बारे में बात नहीं हो रही। पर्सन और पार्टी में फ़र्क ये होता है, पर्सन कोई भी बंदा हो सकता है, पार्टी वो होता है, वो पर्सन होता है जो कि एक्चुअली उस कार्रवाई में नीचे हिस्सा भी रहा हो। ही हैज़ बिन अ पार्टी टू द लिस्ट, ही हैज़ बिन एक्चुअली अ मेंबर ऑफ, उसके अगेंस्ट नीचे ऑर्डर्स होते रहे हैं या वो कहीं पेश होता रहा है या कुछ इस तरीके से बीच। पर्सन वो बंदा होता है who doesn't have to be aggrieved and can be anyone at all। ये थोड़ी सी डिस्टिंक्शन है। जब आप आगे जाएंगे तो आप बीच में, तो एक पैराग्राफ आप यहाँ पे अब क्या लिखेंगे अपनी पिटिशन में? एक और बता दें मैडम, आप बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ अग्रीव्ड पार्टी हैं आप, तो आप इस एक पैराग्राफ क्या लिखेंगे अपनी रेट के अंदर? पहला पैराग्राफ आपका क्या होगा? यू हैव टू, ये लिखा हुआ ना कि एनी अग्रीव्ड पार्टी कर सकता है, तो पिटिशन में आपको लिखना पड़ेगा कि मैं अग्रीव्ड पार्टी हूँ, और ये भी लिखना पड़ेगा कि क्यों हूँ। तो वहाँ पे आप लिखेंगे कि आई एम एन अग्रीव्ड पार्टी, दैट द पिटिशनर इज एन अग्रीव्ड पार्टी बिकॉज द ऑर्डर्स डेटेड सच एंड सच हैज़ बीन पास्ड अगेंस्ट द पिटिशनर, या कुछ इस तरीके से बीच में सारे का सारा, या पिटिशनर इज एन अग्रीव्ड पार्टी बिकॉज हर राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द ऑर्डर डेटेड सच एंड सच। ये इस तरीके से आप असरअंदाज हो रही, या फलां एक कानून बीच में लागू हो गया, यू आर एक्चुअली अफेक्टेड बाय इट XYZ तरीके से, इस तरीके से। तो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू एक्चुअली करके, यानी इससे ये पता चला कि पहले पैराग्राफ में आप अग्रीव्ड पार्टी के बारे में लिखेंगे। अब आगे लिखा हुआ है मेक एन ऑर्डर। कौन ऑर्डर करता है? हाँ, हाई कोर्ट बीच में इसके अंदर ऑर्डर करेगा। ऑर्डर क्या करेगा ये बीच में कोई पढ़ दें? पढ़ दीजिए, 1A1 पढ़ दे कोई। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा बीच में करके लिखा हुआ, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, रुक जाओ, एक सेकेंड के लिए रुक जाए। कि वो हुक्म कर सकता है करने के लिए कुछ, अ पर्सन, एक बंदे को, किस बंदे को? किसी सारे हर किस्म के बंदे को नहीं, जो कि परफॉर्म कर रहा हो, क्या कर रहा हो, बताइए आगे। परफॉर्मिंग, हाँ आगे पहले ये इग्नोर करें अभी, विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। परफॉर्मिंग, आगे क्या है?
अ प्रोविंस और अ लोकल अथॉरिटी। रुक जाएं एक सेकंड के लिए। पहला सवाल ये है कि अभी तक ये आपको ये था कि रिट कर कौन सकता है, आपका क्लाइंट कर सकता है कि नहीं कर सकता। वो तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ग्रीव्ड है कि नहीं, राइट। अब ये है कि जिसके खिलाफ आप करना चाह रहे हैं उसके खिलाफ रिट आप कर भी सकते हैं कि नहीं। वो आपको उसके खिलाफ रिट वहाँ पे हो सकती है या उस बंदे के खिलाफ ऑर्डर हो सकता है जो कि हो अ पर्सन, राइट। और दूसरा एक बंदा हो परफॉर्मिंग फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन। फेडरेशन खुद भी हो सकती है, फेडरेशन अपना काम तो खुद करती है, तो यू कैन फाइल अ पिटिशन अगेंस्ट द फेडरेशन, या फिर आप उस पर्सन के खिलाफ भी कर सकते हैं जो फेडरेशन ने अपने फंक्शंस उसको बीच में करने के लिए दे दिए हों। यानी फेडरेशन के अलावा ऑटोनमस बॉडीज़, वाबडा का किसी कानून के तहत अगर कोई पार्टी बनी है, या फॉर एग्जांपल वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपके ख्याल में एचसन कॉलेज के खिलाफ एक्चुअली रिट कॉम्पिटेंट है कि नहीं? या आज मैंने केस किया हुआ था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी हुई है, प्राइवेट हाँ लिमिटेड कंपनी प्रॉब्ली पब्लिक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके खिलाफ रिट हो सकती है अगर गवर्नमेंट उसमें दो तीन चीज़ें देखी जाए। अगर तो गवर्नमेंट उसको ओन करती हो तो फिर गवर्नमेंट का तो उसके खिलाफ हो सकती है। मगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बीच में, परफॉर्मिंग फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, प्रोविंस और लोकल बॉडीज़। यानी लोकल बॉडीज़ के या फेडरेशन के या प्रोविंसेस के अगर कोई काम हो या उससे रिलेटेड कोई चीज़ हो तो उसके खिलाफ हो सकेगी। दिस इज़ नोन एज द फंक्शंस टेस्ट। एक तो होता है ओनरशिप टेस्ट कि उसके अंदर क्या गवर्नमेंट का हिस्सा है कि नहीं, अगर गवर्नमेंट का हिस्सा तो फिर गवर्नमेंट ही हुई, ठीक है। हाउएवर दूसरा इज़ नोन एज फंक्शंस टेस्ट। इसके ऊपर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अभी तक बीच में सेटल नहीं हुआ, आज मैंने बहस करनी थी, नहीं हुई, एडजर्न हो गई। बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में यही टेस्ट इस्तेमाल किया गया। वहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीच में ये कहा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ रेट कॉम्पिटेंट है क्योंकि रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स इज़ द फंक्शन ऑफ द फेडरेशन। और अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये काम कर रही है या मार्केट बीच में वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है तो उसके खिलाफ रेट कॉम्पिटेंट होगी। तो यानी इसके पैराग्राफ के अंदर मैं ये चीज़ क्या लिखूँगा, आपको पहला पैराग्राफ तो आपने मैडम लिखा कि जी मैं कौन हूँ, आप बताइए दूसरे पैराग्राफ में कौन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि रिस्पोंडेंट कौन है और रिस्पोंडेंट के खिलाफ क्यों ऑर्डर हो सकता है, और वो आपको कैसे पता चलेगा रिस्पोंडेंट के खिलाफ ऑर्डर हो सकता है कि नहीं। वो आपको पता चलेगा यहाँ पे वेदर द रिस्पोंडेंट इज परफॉर्मिंग एनी फंक्शंस इन रिस्पेक्ट टू द फेडरेशन, प्रोविंसेस या लोकल बॉडीज। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फौज के खिलाफ हो सकता है रेट, हाँ हाँ क्या हाँ सॉरी अंदर के अंडर काम करती। पहले तो ये बताइए, एक मिनट मुझे कैमरा बंद कर लेना चाहिए वैसे तो। देखिए फ़ौज के ख़िलाफ़ आप थोड़ा सा अगर और से आगे बीच में जाके पढ़ेंगे आर्टिकल 199 फ़ौज के ख़िलाफ़ रेट हो नहीं सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ रेट नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है, अभी आप 199(4) बीच में 199(6) सॉरी बीच में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सन की डेफिनेशन में से ही उन्होंने निकाल दिया हुआ है आर्म्ड फोर्सेस को, और साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ भी रेट नहीं हो सकती, चंद सर्कमस्टांसेस में हो सकती है लेकिन नहीं हो सकती। उन्होंने बीच में एक्सक्लूड ही कर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ पर्सन की डेफिनेशन की है कि किसके खिलाफ होगी, डायरेक्टिंग अ पर्सन परफॉर्मिंग। मगर अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने पर्सन की डेफिनेशन में से फ़ौज को निकाल दिया तो नहीं किया जा सकता। इसके लिए आगे जाके आप पढ़ेंगे, एक स्पेसिफिकली सब आर्टिकल भी मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कि आर्म्ड फोर्सेस के बारे में आप नहीं कर सकते। आप एक सेकंड मुझे ज़रा इसको पॉज कर। बेसिकली यहाँ पे ये लिखा गया है कि ये असल में यहाँ पे बीच में आपको मैंने दो अलग-अलग रेट स्पीच में दिखाई थी शुरू के अंदर जब पढ़ के सुना रहा था। इसमें ये लिखा गया है कि एक बंदे को कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि भाई इस तरीके से चीज़ करो एज ही इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ,
यानी वो कोई चीज़ नहीं कर रहा या आपको कोई आपका हक नहीं दे रहा, आपको एक्चुअली आप प्रॉपर्टी आपके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर रहा आपके क्लाइंट के ऊपर, पब्लिक फंक्शनरी है। तो आप रिट जमा करवाएंगे, अंडर सच एंड सच लॉ ही इज़ रिक्वायर्ड टू एक्चुअली ट्रांसफ़र इट, फॉर नो रीज़न एट ऑल ही इज़ नॉट ट्रांसफरिंग इट। रिश्वत मांग रहा है, रिश्वत को बाईपास करने का ये तरीका है कि यू गेट अ रिट का ऑर्डर, वो नहीं करेगा तो उसको पता है कि उसके खिलाफ कंटेम्प्ट हो जाएगी, उसको नौकरी से भी हटाया जा सकता है और उसको 6 महीने के लिए अंदर भी किया जा सकता है। तो वो ये दिस इज़ वन वे टू गो अबाउट इट, यू कैन एक्चुअली गेट एन ऑर्डर कि उसको इस तरीके से करो। या फिर वो कोई इस तरीके की चीज़ कर रहा है जो उसको कानून अलाउ नहीं करता कि आपके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी थी, वो कैंसिल कर देता है आपका बीच में, रिकॉर्ड की पर ही बीच में कैंसिल कर देता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोर्ट से आप ऑर्डर ले सकते हैं कि आप किसी चीज़ को डिक्लेयर करवा सकते हैं टू हैव बीन टेकन विदाउट लॉफुल अथॉरिटी एंड इज़ ऑफ नो लीगल इफेक्ट, यानी उसने जो ऑर्डर किया उसके पास अथॉरिटी भी नहीं मौजूद थी और उसका असर क्या होगा कि जो उसने ऑर्डर किया है वो विदाउट लीगल इफेक्ट है। दूसरी चीज़, बेशुमार दोस्तों को हमने ये बीच में देखा, जब रिट बीच में ड्राफ्ट करते हैं ना तो कहते हैं कि सर जी ऑर्डर को इनकरेक्ट डिक्लेयर करते हैं, ऑर्डर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं, ऑर्डर को यूं करते हैं मूव करते हैं, अपनी बीच में लैंग्वेज वगैरह बीच में दबा के काफ़ी लिखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ आप सारे दोस्तों को ये समझाने की ये है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अल्फाज लिखने हैं वो लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टेकन विदाउट लॉफुल अथॉरिटी एंड ऑफ नो लीगल इफेक्ट। सो इट ऑल दिस रीडिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ऑल्सो टेल्स यू कि जब आप प्रेयर क्लॉज लिख रहे होंगे आप लिखेंगे मे काइंडली डिक्लेयर ऑर्डर डेटेड 25/6/2008 टू बी, यहाँ पे अपनी कहानी नहीं लिखेंगे नल एंड वॉइड, आप लिखेंगे टू हैव बीन टेकन विदाउट लॉफुल अथॉरिटी एंड इज ऑफ बीइंग ऑफ नो लीगल इफेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स मौजूद हैं, सारे का सारा चीज़ मवाद आपको दे दिया हुआ है, लिखना क्या है ये जहन वाले बंदे यहाँ से उठा के बीच में करेंगे, जज भी यहाँ पे ही ऑर्डर करेगा। अपनी मर्जी से कहानी और अल्फाज वगैरह और ये वो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सारा स्केलेटन और सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। आप कल अगर आपके पास हाई कोर्ट का लाइसेंस हो तो आप परसों बैठ के रिट के ज़रिए आप चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ऑर्डर वो उड़ा के बीच में मरवा सकते हैं और आप ये बीच में पकड़ के लिख दें और लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाएं। तो देखिए आपको रिट के बारे में मैंने आज सारे ही समझा दिए। इसमें किसी के ऑर्डर को आपने उड़वाना हो, अगला आर्टिकल आप इसका सब आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, और ये आप किया शहबाज शरीफ से आपने कोई ज़बरदस्ती काम करवाना है, ज़बरदस्ती तो नहीं, जो कानूनी काम करवाना है, जो कि अब मैं क्या कहूँ बीच में, बट अगर आपने कोई कानूनी काम करवाना है जो उसने करना और वो नहीं कर रहा तो आप करवा सकते हो। यू कैन टेक दिस मैटर टू कोर्ट एंड यू कैन कंपेल इट, और फिर हाई कोर्ट से बाहर निकल के आप अपना मीडिया के कैमरास के सामने आप बीच में बात भी कर सकते हैं और मशहूर भी हो सकते हैं, और फिर आप यहाँ पे आके लेक्चर भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर इस तरीके से साइकिल चलती है। तो लिसन, मैं आप सारों को मैं देखो टेक्निकली कंफ्यूज करने की मैं मसला नहीं है। ये ऐसा लेक्चर है जिसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको मैंने बताया हाई कोर्ट का जो वेब पेज है, मैं 3-3 घंटे के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी और तकरीबन 2-2 घंटे के लेक्चर्स दे चुका हूँ, वो आपको अवेलेबल है, यू गाइस कैन चेक इट आउट। बट द पॉइंट ऑफ मी टू कम हेयर, और अभी बहुत चीज़ें इसमें कहनी रहती हैं, इज़ टू बेसिकली इंडिकेट टू यू कि हाउ यू शुड अप्रोच द लॉ एंड जो आपके जहन में क्या क्या घंटियाँ बजनी चाहिए और आप किस तरीके से करें। मैं फॉर एग्जांपल अगर कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो आई विल से कि यहाँ पे सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडरलाइन हाई कोर्ट गोल चक्कर में के नीचे फिर से लाइन, इनको टुकड़े करके आपने बीच में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी। इफ सेटिस्फाइड नो अदर एडिक्वेट रेमेडी डबल लाइन, यहाँ पे किसको कहते हैं ऑन एप्लीकेशन बाय अग्रीड को ये और एक गोलदार पार्टी, यानी इनका क्या है, ये these are actually magic words which are supposed to be written in your petition and these are magic words जिनको आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप ये करेंगे। अब आप दूसरी साइड से पेश हो रहे हो, राइट, मैंने पिटिशन बना के बीच में जमा करवा दी। दिस ऑल्सो टेल्स यू कि आपने क्या किस तरीके सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं लिखूंगा प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन नंबर 1 आर्टिकल 212 of the Constitution bars this petition, please throw it out. A High Court
हाई कोर्ट लिखा हुआ है कि दिस एप्लीकेशन वाज सपोज्ड टू बी फाइल्ड इन द भावलपुर बेंच ऑफ द ये करके रॉन्ग बेंच के अंदर आपने जमा करवा दी. If satisfied that no other adequate remedy, clearly adequate remedy है and this honorable court should be satisfied. अगर मैं किसी की petition उड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही चीज़ मैं दूसरी साइड से पढ़ रहा हूँ. Directing a person performing, अव्वल तो ये पर्सन ही नहीं है या पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आता. परफॉर्मिंग, ही इज नॉट परफॉर्मिंग, प्रेजेंटली फंक्शनल नहीं है. ये परफॉर्मिंग इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, कि फेडरेशन से ताल्लुक रखने वाला इसका कोई मामला ही नहीं है. इस तरीके से ये एवरी सिंगल थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट टू यू अबाउट, इट एक्चुअली टेल्स यू कि दोनों साइड से आप कैसे इसके अंदर मामले में खेलोगे. तो ये आप बीच में देख लो. आई मीन आई डोंट वांट टू गो टू मच इन डिटेल. आपने जब तक आर्टिकल 199 पढ़ा ना हो और यू देयर इज नो पॉइंट इन कंफ्यूजिंग यू आर गोइंग इन टू मच इन डिटेल, मगर दिस इज हाउ यू सपोज टू रीड द लॉ. टेक्निकल और ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया यार. अगर 199 के बारे में यही मामला कि जो शुरू के अंदर आप इंडिकेट कर रहे थे सारे के सारे, तो यू गाइस नीड टू एक्चुअली टेक अ क्लोज लुक एट आर्टिकल 199 के ऊपर. ये आप फॉर एग्जांपल ये आगे चेक करो, आर्टिकल 199 के ऊपर ये इतनी मोटी मोटी किताबें, लॉ ऑफ रेट्स ये इतनी मोटी है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, शब्बर रजा रिजवी साहब की कॉन्स्टिट्यूशन की खैर, ये तो सारी कॉन्स्टिट्यूशन पे रेट पे नहीं है. जुडिशल रिव्यू ऑफ पब्लिक एक्शन, इतनी मोटी किताब है और ये सिर्फ रेट के ऊपर लिखी हुई है, और इससे चार पाँच और भी लिखी जा सकती है. तो ये हैं ये जो सारी की सारी स्लाइड्स हैं, ये आपको ऑलरेडी अवेलेबल होंगी वो हाईकोर्ट बार के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लेक्चर्स के पेज के ऊपर फेसबुक पे. इफ़ यू वांट टू चेक दीज आउट, दीज आर अवेलेबल. द लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड देयर एज वेल. तो आप चेक कीजिए. अभी टाइम का क्या सिलसिला वगैरह रहा है, बीच में 1.5 घंटा हो गया. Do you guys want to talk about this in detail? Do you guys have any questions? आप बीच में जनरली बात करना चाहोगे? आप बताओ किस तरीके से how you guys want to go about this? या जनरली वकालत के बारे में बात करना चाहेंगे? पूछिए. ये कोई